हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमने आप लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ा दिया है और अब भाषा विज्ञान से संबंधित विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने पढ़ाया, आप लोगों ने पढ़ा, अब मूल्यांकन करने का वक्त आ गया है कि भाषा विज्ञान में हम लोग कितना ज्ञान अर्जन कर पाए हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हमारा मूल्यांकन हो सकता है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? पहला ऑप्शन है ब्लूमफील्ड, दूसरा है जेफरसन, तीसरा है सोस्यूर और चौथा है ग्लीसन। ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। सोस्यूर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है शीघ्र बोलना, कम समय से अधिक बोलना, कम समय में अधिक बोलना, सी है बोलने की मितव्ययिता और डी है उच्चारण की सुविधा। ठीक है, तो प्रयत्न लाघव जो है उच्चारण की सुविधा को कहते हैं। ठीक है, इसे मुख सुख भी कहा जाता है। अभी यही पूछ रहे थे। ठीक है, इसे मुख सुख भी कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण की सुविधा जहाँ पे होती है उसमें मुख को सुख मिलता है ना। तो प्रयत्न लाघव को ही आगे करके प्रश्न ऐसे ही बना सकता है कि मुख सुख इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें दे देगा इसी तरीके से। अगला प्रश्न है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। ठीक है, कि वाराणसी शब्द है तो बनारस हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है व्यंजन का विपर्यय हो रहा है। ठीक है, व्यंजन का विपर्यय हो रहा है, तो व्यंजन विपर्यय का उदाहरण है। और विपर्यय जो है किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। विपर्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। ठीक है, और दूसरे के पहले स्थान पर आ जाते हैं। जैसे बनारस शब्द है, ठीक है, बनारस शब्द, वाराणसी शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे व्यंजन विपर्यय हो रहा है। ये जो है कहीं न कहीं उसमें क्षरण हो रहा है शब्द में। ठीक है, व्यंजन, इसके कई भेद हैं, स्वर विपर्यय, व्यंजन विपर्यय, अक्षर विपर्यय। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यंजन का विपर्यय हो रहा है, क्योंकि वाराणसी में बनारस जो है ये सब क्या है, सारे व्यंजन है ना, इसलिए व्यंजन विपर्यय है। अगर कोई स्वर से संबंधित शब्द दिया होता तो वो जो है स्वर विपर्यय हो जाता। ठीक है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, और अगला है कृत्रिम भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। ठीक है, और भाषा विज्ञान के अनुसार मानक भाषा को आदर्श भाषा, देख लीजिए, जान लीजिए, मानक भाषा को स्टैंडर्ड ना, मानक भाषा को आदर्श भाषा, ठीक है, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा तीनों कहा जाता है। ठीक है, और हमने भाषा का मानकीकरण वगैरह बता भी दिया था पढ़ाते समय। आगे के निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है? जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है, क्योंकि भाषा वैचारिक और मानस पटल पर उद्दोलित होने वाली भावनाओं का प्रतिबिंब है, और विश्व में कई भाषाएं बोली जाती हैं
और संभवतः सभी भाषाएं आपस में संवेदना के स्तर पर जुड़ाव रखती है, परंतु हिंदी भाषा अपनी सहजता और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की इस विशेषता के अत्यंत निकट है। ठीक है, फिलहाल व्याख्या बहुत है, बट उसमें यही जानिए कि जो है यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति क्या है। तो जो मुख्य प्रकृति है वो जटिलता से सरलता की ओर। ठीक है भाई, आपने देखा कि संस्कृत था, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्रकृत हुआ, प्रकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से अवर्त हुआ, तो हमेशा जटिलता से सरलता की ओर चलती है। एक नदी की तरह जो है ये ढलान की तरफ, जैसे नदी है, नदी का पानी किधर भागता है, ढलान की तरफ ना, तो वैसे भाषा भी जटिलता से सरलता की ओर, यानी हर स्टेप पे जो है उसमें जो जटिल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, उसका सरल रूप होता जाता है। और सरल रूप में जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्षरण होता है। यह संस्कृत में जो है आपने देखा वैदिक संस्कृत जो बहुत ही जटिल था, उससे कुछ फिर संस्कृत लौकिक संस्कृत में कुछ सरलता आई, फिर पाल में आके कुछ संस्कृत के कुछ शब्द लुप्त हो गए, प्रकृत में आके और अपभ्रंश तक आते आते बिल्कुल एकदम भाषा भ्रष्ट हो गई। और जब पूरी तरह से एकदम डिक्लाइन होने कंडीशन पे आ गई, फिर उसके बाद एक नई भाषा का वो हुआ। ठीक है, नई भाषा का वो हुआ। जैसे आजकल आप देख रहे हैं हिंदी के साथ भी यही हो रहा है। पहले संस्कृत निष्ठ हिंदी बोली जाती थी, अब अंग्रेजी निष्ठ हिंदी बोली जाने लगी है। बोली जाने लगी कि नहीं? अंग्रेजी निष्ठ हिंदी बोली जाने लगी है। बीच बीच में बट का, एक्चुअली का, सपोज दैट का, न प्लीज़ का, एक्सक्यूज मी का, सॉरी का, मतलब कहीं ना कहीं वो शब्द जो इंग्लिश वाले हैं वो बहुत ज़्यादा, इंग्लिश ना कहा जाए, हिंदी में कहा जाए आंग्ल भाषा वाले हैं, वो इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है। तो भाषा हमेशा जो है उससे जानिए कि जटिलता से सरलता की तरफ प्रवाहित होती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता रहती है, अनिश्चितता रहती है, कुशलता रहती है, कोमलता रहती है। जो न्यायालय की भाषा है, जुडिशियल लैंग्वेज है, उसमें क्या रहता है भाषा और उसके अर्थ में? ठीक है, निश्चितता रहती है ना, कन्फर्मेशन रहता है, वो निश्चित होता है कि ये न्यायालय में ये प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे शब्द का अर्थ समझने में किसी प्रकार का भ्रम न उत्पन्न हो। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, गुरु हो जाती है, सरल हो जाती है, भावपूर्ण हो जाती है, सरस हो जाती है। यानी कोई भी बोली या भाषा जब स्टैंडर्ड हो जाती है, मानकता प्रदान कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। ठीक है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाइड परिवार। ये देखिए एलटी ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, एकाक्षरी भाषा परिवार, तो क्या उत्तर देंगे? चीनी भाषा परिवार। ठीक है, चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार भी कहा जाता है, और यह उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। और इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत और बर्मा है। भूटान एवं भारत के उत्तर में भी इस परिवार के बोलने वाले हैं, और इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। ठीक है, तो इसके अलावा प्रश्न इस पर बन सकता है, व्याख्या से भी प्रश्न बन सकता है कि इसके अलावा ये जो भाषा है वो एकाक्षरी भाषा वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? चीन के अलावा तिब्बत और म्यांमार या बर्मा। ठीक है, तिब्बत या बर्मा में। ठीक है, म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मैं बता नहीं रहा था कि मतलब उसमें हिंदी को जब वो राजभाषा बनाया गया अनुच्छेद 343(1) के तहत, तो फिर बाद में 2 में ये प्रावधान कर दिया कि 15 सालों तक हम लोग क्या करेंगे कि जो है वो इंग्लिश का इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक इसकी पारिभाषिक शब्दावली न तैयार हो जाए। तो यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली जो होती है
ठीक है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली होती है वो पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। ठीक। और एक KBS प्रवक्ता 2014 में प्रश्न पूछा गया था, KBS प्रवक्ता 2014 में। अगला है पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। अब देखिए, छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान विज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। ज्ञान विज्ञान वही बात है, मतलब सेम वही गेंद है, बस वो यार्कर लेंथ की थी, रिवर्स स्विंग है, इतने अंतर है। गेंद की स्पीड और सब कुछ सेम है। ठीक है। तो ज्ञान विज्ञान के लिए कोई बात ही नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कौन करता है। भाषा वैज्ञानिक करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कवि एवं साहित्यकार करते हैं, समाज करते हैं, भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है। अलंकारिक शैली से, वस्तुनिष्ठ शैली से, समाज शैली से और लाक्षणिक शैली से। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। ठीक है। क्योंकि जहाँ पर वैज्ञानिकता होती है वहाँ पर वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य जो है अलंकारिकता नहीं होगी, क्योंकि अलंकारिकता शैली किसकी है, साहित्य की है। अलंकारिकता शैली साहित्य की है। ठीक है। लाक्षणिकता और समाज शैली भी जो है साहित्य की है। तो सीधी सी बात है, मतलब दिमाग थोड़ा सा भी लगाएंगे तो अगर नहीं पता भी होगा तब भी सही कर ले जाएंगे। आगे चले। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। फारसी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का। ठीक है। बताइए। अंग्रेजी का। ठीक है। हाँ। तो क्योंकि कारण क्या है कि जो भी हिंदी की जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली है वो कहीं न कहीं अंग्रेजी भाषा की जो शब्दावली थी उससे अनुवाद कर लिया गया है। ठीक है। जैसे आपने देखा मीटर, तो मीटर शब्द का हिंदी में कुछ अलग से नहीं किया गया। मीटर उसी मीटर को ही वैज्ञानिक शब्दावली दे दिया गया हिंदी का, तो मीटर हो गया। ठीक है। यह मीटर था और ये माँ बड़ी मात्रा मीटर खलीरा खाली हो गया। रेडियो। ठीक है। रेडियो, किलोग्राम, थर्मामीटर, ये सब हमारी वैज्ञानिक शब्दावलियाँ हो गई। लेकिन सीधे सीधे क्या कर लिया गया, हमने कॉपी कर लिया। कहाँ से, अंग्रेजी से। हाँ। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। अभिधात्मक होनी चाहिए कि लक्षणा से युक्त होनी चाहिए, व्यंजना से युक्त होती, अभिधा लक्षणा दोनों से युक्त होनी चाहिए। ठीक है। तो किस से युक्त होना चाहिए, अभिधात्मक होनी। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली की बात चल रही थी। अगला देखिए, तो कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, अभिधा में होनी चाहिए ना। हाँ, अभिधा में मतलब सीधे सीधे समझ में आ जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी ना। लक्षणा व्यंजना में कर देंगे तो फिर आम आदमी कैसे समझ पाएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न हल करा रहे हैं भाषा विज्ञान से रिलेटेड। अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। देखिए इंग्लिश दे दिया है ऑफिशियल लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा है लोक भाषा, तीसरा ऑप्शन है राजभाषा और चौथा ऑप्शन है संपर्क भाषा। राजभाषा ना, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या होगा, राजभाषा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। एडिटर मीन्स क्या होता है, राजदूत होता है, अभियंता होता है, संशोधक होता है, संपादक होता है। संपादक। एडिटर माने संपादक। ठीक है। जो एडिट करता है, संपादित करता है। ठीक है। ट्रेनिंग मीन्स देखिए सब, आप ट्रेनिंग वगैरह जो है सीधे सीधे वहाँ लिया गया है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा, रेल का चालन, प्रशिक्षण ना। हाँ। रिजर्वेशन, अनुसंधान, आरक्षण, स्थिरीकरण, आरोपण, आरक्षण ना, रिजर्वेशन। ये KBS प्रवक्ता 2014 में पूछा गया था। ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन का अर्थ जो है आरक्षण होता है, जबकि अगर हम अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान रिसर्च का होता है। रिसर्च में अनुसंधान होता है। और एक शब्द यहाँ पे लिख दिया है स्थिरीकरण। ठीक है। स्टेबलाइजेशन होता है, स्थिरीकरण जो है स्टेबलाइजेशन होता है। और एक शब्द दिया है आरोपण। ठीक है। तो आरोपण का होता है एलिगेशन।
ठीक है, एलिगेशन। ठीक है, तो अगला है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश, अनुमोदन है। नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक है। अपॉइंटमेंट कहते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला कि नहीं, नियुक्ति पत्र, ठीक है। हाँ, अनुमोदन को क्या कहेंगे, अप्रूवल। किसने बताया, बहुत अच्छा। हाँ, अभी देखिए अप्रूवल उनका करवाया गया वहाँ एकता का उसमें युवराज जायसवाल वाली अप्रूवल, अनुमोदन। चलिए अगला देखिए, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नामांकन, संशोधन, पंजीकरण और आरक्षण। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मीन्स पंजीकरण होता है। ठीक है, नामांकन मीन्स क्या होता है, नामांकन इनरोलमेंट ना, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। लोग इनरोलमेंट को पता लगा जो है पंजीकरण लगा देंगे और रजिस्ट्रेशन को नामांकन कर देंगे। ठीक है, संशोधन किसका होता है, अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट संशोधन। और आरक्षण जानते हो, रिजर्वेशन को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है, सुनीति कुमार चटर्जी, वीरेंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। सबको पता है ना जयशंकर प्रसाद क्या है, जयशंकर प्रसाद क्या है, भाषा वैज्ञानिक नहीं है तो नाटककार है, साहित्यकार है। ठीक है, केवल नाटक न कहिए, साहित्यकार है। अब साहित्य कह देंगे तो उसमें सब आ जाएगा। ठीक है, साहित्य कह देंगे तो सब आ जाएगा, और नाटककार कहेंगे तो मतलब केवल नाटकें लिखते हैं। ठीक है, चलिए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कल का पढ़ाया हुआ, परसों का पढ़ाया हुआ, बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका कालेलकर। खेर, अच्छा, ये कब जो है वो बना पहला आयोग, 1955 में। कब, डेट बताओ, विधि डेट। हाँ, 7 जून 1955 को। ठीक है, बीजी खेर। बाकी अब बहुत बातें हैं, उस पर अब चर्चा करेंगे। तो मैंने इतना डिटेल में बता दिया है कि आप लोग दिमाग में अपने आप निकल आ रहा कि इस आर्टिकल के तहत बना है, कैसे कैसे क्या है मामला, सब जान रहे हैं। ठीक है, मने मन जाने मुंडी हिलावे न। चले, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष फिर वही प्रश्न दिवस सिंह मारा है, बीजी खेर या बाल गंगाधर खेर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, ध्वनि, शब्द, वाक्य, बताइए, पद है। सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई, शब्द। किसी को कोई कंफ्यूजन? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण, लघुत्तम इकाई वर्ण, लेकिन सार्थक लघुत्तम बोल दिया है। ये वर्ण जो होता है, मान लीजिए हम का लिख दिए तो का का कोई अर्थ निकलेगा, कोई जरूरी है कि अर्थ निकले। ठीक है, लेकिन हम अगर कान लिख दिए तो पता चल जाएगा कि जो है ना सार्थक है कि नहीं। तो लघुत्तम इकाई समझिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और सार्थक लघुत्तम इकाई। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई और सार्थक लघुत्तम इकाई। तो लघुत्तम इकाई वर्ण और सार्थक लघुत्तम इकाई सब। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? चलिए, तो अगला है, भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर वही प्रश्न KBS पर उत्तर 2014 में पूछा है। ठीक है, क्या होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को। चलिए अगले, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ध्वनि, शब्द, वर्ण, वाक्य। हाँ, शब्द, क्योंकि शब्द ही तो अर्थ व्यक्त करता है, वर्ण तो कोई अर्थ नहीं व्यक्ता। सार्थक पूछा है, कोई घुमा करके कह दिया अर्थ व्यक्त करने वाली, बात तो वही ना, कान इधर से पकड़ लिया गया। चलिए, वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है, नई वाक्य रचना होती है कि नया स्वर बनता है, कि नया वर्ण प्रयुक्त होता है, कि नई ध्वनि बनती है। ठीक है, नहीं,
देखिए वर्ण जो होता है वो मूलतः ध्वनियों से बना होता है। तो जब वर्णों में संधि होती है, वर्णों में जोड़ होता है, संधि मीन्स क्या होता है? जोड़, तो नई ध्वनि बनती है, नई ध्वनि बनती है। ठीक है, क्योंकि जो है जब वर्णों को परस्पर निकटता होती है तो वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है ना। और इस संधि के परिणाम स्वरूप नई ध्वनि बनती है। ठीक है, अच्छा बताइए, ध्वनियों के सार्थक समूह से क्या बनता है? ध्वनियों के सार्थक समूह से वर्ण बनता है, शब्द बनता है, वाक्य बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों के सार्थक समूह वाक्य। देखिए आप ये चीज जान लीजिएगा। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक समूह वाक्य समूह क्या होता है? वाक्य। भाषा की लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई या लघुत्तम ध्वनि क्या होता है? वर्ण। ठीक है, सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह, या फिर यूँ कह दे कि सार्थक लघुत्तम समूह। चलिए हम और बढ़िया से इसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। सार्थक लघुत्तम समूह अगर करें तब क्या होगा? अब क्या होगा? सार्थक लघुत्तम समूह क्या होगा? शब्द होगा कि वर्ण होगा कि वाक्य होगा? हैं? वाक्य होगा ना। क्लियर है सारे लोग? क्योंकि यार मैं देखिए समूह की बात करता हूँ। जो शब्द होता है वो ग्रुप नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह होता है ना। और ये सार्थक लघुत्तम समूह। ठीक है, तो यानी कई वाक्यों के जब समूह हो गया, हालांकि इतना जटिल नहीं, इतनी गहराई कभी पूछा उछा नहीं है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, जाने रहिए। क्या पता खुदा न खास्ता, ठीक है, बिलारी के भाग से शिकार टूट जाए। ठीक है, बिलैया जा रही थी, ठीक है, और शिकारी में दूध टांगा रहा, और संजोग ऐसा हुआ कि जैसे बिलैया पहुँचे वाली रही तब तक शिकारिया टूट पड़ा, टूट के गिर गए। अब बिलाई तो प्रयास तो नहीं करना पड़ा ना, कभी कभी ऐसे लोगों नौकरियां भी मिल जाती हैं। ठीक है, भाग्य से जो है हो जाता है, तुक्के से, जो कहते हैं तुक्के से काम हो गया फलाने, तो ना ऐसे होता है। चलिए फिलहाल जाने दीजिए। आगे अगला प्रश्न क्या है? भाषा, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अंग्रेजी है कि हिंदी है कि उर्दू है? ठीक है, बताइए। भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही है। ठीक है, हम लोग आपस में संपर्क जो है, या भारत की जो जनता है वो किससे संपर्क करती है? वो हिंदी से तो संपर्क करती है, और राजभाषा भी हिंदी है। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा कौन सी है? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा जो है अंग्रेजी है। लेकिन संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सब तीनों हिंदी है। कौनो कंफ्यूजन ना हो चाहिए। सर, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है? राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा का प्रावधान उस तरह संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब समझने के लिए। अब ऐसा उसमें नहीं किया कि राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय। ठीक है, जब वहाँ होगा ना राजकीय, वहाँ राज्य जो है वो वहाँ केवल एक स्टेट को नहीं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश को नहीं, जो राजभाषा जो वहाँ राज्य पूरे भारत को मान लिया गया, पूरे संघ को, भारत संघ को। वहाँ दिखा ना, राजभाषा भले बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या बोले? संघ की राजभाषा। किसकी राजभाषा? हिंदी होगी। संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा नहीं बोल रहे हैं, संघ की राजभाषा। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे हिंदी ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तब वहाँ सब इंग्लिश हो जाती है। सब तो संपर्क भाषा, राजभाषा सब हिंदी है, माई दादा सब हिंदी है। ठीक है, हाँ, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया था? हाँ, हिंदी है, हम होता ना हिंदुस्तान हमारा। खुल के बोलिए। विस्मित तो सर पड़ोसी की तमन्ना। हिंदी है, हम होता ना हिंदुस्तान हमारा।
मोहम्मद इकबाल। हाँ, ठीक है, चलिए आगे चलें। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से एक गलत है, उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। वही पैतृक वाला गलत विशेषताएं। पैतृक वाला गलत। हाँ, पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, जगह जमीन पैतृक संपत्ति होता, भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती। मातृभाषा होती है, ठीक है, पितृभाषा हो सकती है, लेकिन वो पैतृक संपत्ति नहीं होती। अगर आप नहीं पढ़े लिखेंगे तो भाषा को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो माई बाप से अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, पैतृक संपत्ति नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी जो है भाषा परिवर्तनशील है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला ऑप्शन है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। भाषा सामाजिक संपत्ति है, इसमें कोई किसी को दो राय है? हाँ, सामाजिक संपत्ति तो है ही है। ठीक है, हाँ, और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण द्वारा ही सीखी जाती है। हम ध्वनियों का अनुकरण करके भाषा बनाते हैं। ठीक है, और मैं छोटा बच्चा होता है, तो कल आदित्य को बिटिया हुई है, उसको ऐसे ऐसे करके इशारे से बुलाया जा रहा है, ध्वनि देखी तो देखने का प्रयास कर रही है। धीरे धीरे वो भी थोड़ा बड़ी होगी, ची ची वो भी करने लगी, मतलब अनुकरण से सीख जाएगी। ठीक है, अभी आपको अंग्रेज़ के यहाँ रख दिया जाए तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि वो पैतृक हो गई ना, वो क्या हो गई, वो अनुकरण से आपने सीख लिया, उस माहौल को अडाप्ट कर लेते हैं लोग। ठीक है, अभी आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप खड़े होकर चलवे नहीं करेंगे, जानवरों के साथ तमाम मूवी देखा है आप लोग, तरह व्यवहार करें। फिलहाल चलिए, जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली। अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। हाँ, हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा है वो। ठीक है, जिसमें जो है सारी भाषाएं अरबी फारसी में सब मिल जाती हैं और इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हिंदू शब्द जो है ये कहाँ से आया है? ठीक है, किस भाषा से आया है? ईरानी से। हाँ, ईरानी जो है। ठीक है, तो इस तरीके से ईरान से फिर फारस होते हुए फिर ऐसे इस तरीके से क्या हो गया, उत्पत्ति इसकी हो जाती है। मैंने बताया ना कि सिंधु को हिंदू कहते थे ना, तो हा का उच्चारण जो है दा का उच्चारण हा की तरह करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले बताई गई। चलिए, हिंदी की बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां पे बोली पे दिया है, भाषा चल रहा था बोली पे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले स्थानीय भाषा कहते हैं। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले स्थानीय भाषा कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। बोली सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली। इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली है? अक्षय लाल बताएंगे, टारगेट करते हैं। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। राजस्थान की बोली नहीं है, बताइए। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। बुंदेली नहीं है आप। बुंदेली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है ना। हाँ, बुंदेलखंड में बोली जाती है। जो बनाफरी वाला, जो बनाफरी और कौन सा इसमें है ईश्वरी का पाक। हाँ, चलिए, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसी, जायसी, विद्यापति, नंददास। ठीक है, विद्यापति ही मैथिल कोकिल कहे जाते हैं। ठीक है, पदावली में उन्होंने क्या किया है? राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो भैया ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और हट में जो है क्या किया है कि तिलता पताका लिखा है और इनकी ये जो है इसकी भाषा को देश भाषा कहा है और देश भाषा का तात्पर्य मैथिली भाषा से है। देसी बहना सज्जन मिठा और के तैसन जब्बो हट्टा। ठीक है, ये सब वैसे राही चलता बकबकाया करो, मतलब ऐसे प्रश्न पूछा लग जाता है। ठीक है, हमारे एक शिष्य हुआ करते थे श्याम मोहन। ठीक है, इलाहाबाद में पढ़ाते थे। वो कोई थोड़ा सा कठबैठिया शब्द उनको मिल जाता था
तो दिन भर में 10 बार उसको बोलते थे, झूठऊ माने, मतलब बर्तन मांजते तो कुछ करते तो उसको बोलते रहते। और वो चीज़ें मतलब दिमाग में बैठ जाती थी, अंत में जब परीक्षा में आ जाता, गलत नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मतलब थोड़ा सा। और इस तरह की रचनाएं जैसे 9 साल छोटी पत्नी, ठीक है, एक पत्नी के नोट, या इस तरीके मतलब जो थोड़ा सिमिलर चीज़ हो, उस सिमिलर चीज़ को आप अगर बार बार नहीं रिपीट करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। कोई भी रचना इस तरह का जो हो मामला, ठीक है, जो जुड़वा भाई को देखे तो आप जान नहीं पाएंगे कौन राम है कौन श्याम है, लेकिन बार बार रिपीट करते हैं तो कुछ ना कुछ लक्षण खोज ही लेते हैं। आपको पता चल जाता है। मैं बगल में है एक गुप्ता जी के यहाँ, तो मैं आज तक नहीं जान पाया कौन वो है, टोलू है कौन मोलू है, ठीक है, लेकिन घर वाले जानते हैं कौन टोलू है मोलू है, उन्होंने कुछ चिन्ह लगा रखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है। अगला देखिए प्रश्न जो है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश की। धन्यवाद सर। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मगही जो है बिहार की है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। ग्वालियर में बुंदेली बोली जाती है ना। झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरई, ये सब में क्या है? बुंदेली है। झांसी, जालौन, हमीर, फिर यही बतिया पूछा है कि कौन सी बोली बोली जाती है एलटी ग्रेड 2018 में? बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। हाँ, ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ विकल्प तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल दे देता हूँ विकल्प। क्या हो रुक। हाँ, अगला है प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी। ऑप्शन तो ले लिया करिए यार, आप लोग इनमें इतना उतावला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। ब्रज है, ठीक है। सोचने का मौका दीजिए सबको। इसको आ रहा वो थोड़ा गंभीरता धारण करे, इसको नहीं आ रहा वो अपना दिमाग दौड़ाए, नहीं तो उसको उत्तर मिल जाएगा गप से, तो सोचेगा क्या? सोचना भी तो जरूरी है, ठीक है। परीक्षा में लोग बता रहे नहीं आएंगे जो लोग यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। आप का अपना ज्ञान काम आएगा, ठीक है। यहाँ भले लोग बोल के गुमराह कर रहे हैं। तो फिलहाल ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। सरगुजा नहीं है। वेरी गुड। ब्रजभाषा है, इतना स्पेस रहे तब सही रहता है। ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी। देखिए दो तरीका है, एक तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साल पेपर रख के चले आओ, ठीक है, कुल क्वेश्चनों बोल, लेकिन एक तरीका ये है कि आपने जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ के समझा है, फिर मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप अपने दिमाग पे तोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, मुँह खोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, तो उसका एक अलग वो होता है, फिर वो आपके एग्जाम में नहीं गलत होगा, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें नहीं, याद कितना करोगे यार, इतना कितने जीबी का है तो हैंग करने लगेगा, ठीक है। अगर कोई सोचे याद कर ले, तो सारी चीज़ें याद नहीं समझनी पड़ती है, समझ के याद करिए, याद करके समझ डालिए, लेकिन समझने और याद करने दोनों काम करना पड़ेगा। न केवल समझने वाले सफल हो पाते हैं, समझने वाले विद्वान हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, और याद करने वाले जो है, ठीक है, हाँ याद तो खूब कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया आराम से जाते हैं। सक्सेस कौन होता है? जो समझ के याद करता है, याद करके समझ लेता है, ठीक है। तो उसमें से बनिए आप। चलिए, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। खसखुरा या खुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूनी की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये केंद्रीय विद्या प्रवक्ता में आया था। क्या होगा इसका उत्तर?
ये नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा। खसखुरा, ये प्रश्न इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। जो प्रश्न आपको लगे कि ये एकदम नया मिल गया है उसको नोट कर लीजिए। खसखुरा या खुरखाली, खसखुरा या खुरखाली डैश मार के नेपाल की राजभाषा। खसखुरा या खुरखाली नेपाल की राजभाषा। अगला प्रश्न है, 60 में लिखा करिएगा। उकार बहुला बोली मानी जाती है अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला जिसमें ऊ आता है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, हाँ अवधी है। अगला बताइए, एक वो है पंक्ति है, इसको हम जवाब चाहेंगे आकांक्षी वर्मा से। ताले के पानी पतारे गई बेटी, अब पुरैन गई कुमिलाए हो, गंगा जमुना बिच रेती परतु है, कैसे कै रचौ बियाह रे। इस उपयुक्त गीत किस बोली का है? अवधी का है, ब्रज का है, बघोली का है कि भोजपुरी का है? अवधी का। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। ध्रुपद राजस्थानी से बताइए। ब्रज का, ठीक है। हाँ, ध्रुपद गायन का मतलब ब्रज भाषा का है। ठीक है। और ग्वालियर के राजा मान सिंह जो थे, ठीक है, मान सिंह तोमर ने जो है ये रचना किया था, ध्रुपद गायन नामक रचना। ठीक है, ये ब्रज भाषा से है। ठीक है। अगला है, तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? अब इसमें 17 दिया है, 25 दिया है, 6 दिया है और 9 दिया है। इसमें कौन सा मानेंगे? PGT 2016 में 17 मानेंगे ना। निकटतम माना जाता है, शुद्ध 18 है, लेकिन जब 18 विकल्प में है ही नहीं तो इधर उधर न भागिए। 18 के निकटतम जो हो, ठीक है, 18 के निकटतम 17 है इसमें, बाकी 25 है, 6 है, 9 है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है, मैं स्वयं इस पर कन्फ्यूज हुआ था 2016 प्रवक्ता में। मुझे याद आ रहा है कि मेरे दिमाग में आया कि कितनी बोलियां हैं। अब इसको मैं कायदे से ना पढ़ के उप बोलियां मैं समझा। मैं कहा 5 ठो बोलियां हैं, 5 दिया नहीं है, इच्छा होगा 6 लगाया, गच्चा खा गया। ठीक है, आप लोग बच्चा गच्चा ना खाना, गुरु को बच्चा खाने दें, लेकिन आप ना खाना। मतलब मैं भले गिर गया हूँ, लेकिन आप, मैं उस रास्ते बता दूंगा, यहाँ कीचड़ है, बगलिया के जाना, तो कहते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भी गिर पड़ी। ठीक है, गुरु जी बताए नहीं, चढ़वा रहा, हम गिर गए। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो जाता है, ये पढ़ने में मिस्टेक होता है। ऐसे क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस उसमें पढ़ने में कहा तो चले जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये जो है इसके अंतर्गत तो बोलियां हैं, बोलियां 18 है, लेकिन 17 दिया है। अगर यही हटा करके कि हिंदी के अंतर्गत ना, या फिर सीधे दे देता कि मतलब आधुनिक हिंदी या आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत या आधुनिक हिंदी के अंतर्गत कितनी उप बोलियां हैं, तब यही विकल्प हो रहता, तब कौन सा क्या उत्तर हो जाता? तब 6 लगाते हैं, हालांकि 5 ही, लेकिन मजबूरी रहते 6 लगाते। तो प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कायदे से। ठीक है, गलती हो जाती है यार, बहुत आसान चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती है, हालांकि इतना आसान नहीं था। सही कोई बताता होता तो नहीं मैंने PGT में गलत किया था। आज तक कोई इलाहाबाद में या कहीं पढ़ा रहा है टीचर, तो नहीं बताया कि क्वेश्चन में गलत बह रहा, तो बताओगे नहीं करते कि हमारा सिलेक्शन हुआ तक नहीं हुआ था, क्या हाल था। मतलब केवल अपनी सफलताएँ बताते, असफलताएँ नहीं। यहाँ जो आदमी खड़ा है वो अपनी जितनी सफलता बताएगा उतने असफलता बताएगा। क्योंकि मैं कोई देवता तो हूँ नहीं कि वहाँ से भेजा गया हूँ देवदूत। मैं भी आप ही लोग तरह हूँ, और मेरा भी व्यक्तित्व जैसे क्या होता है, पत्थर होता है तो वही पत्थर महादेव बनता है, पूजा जाता है। जो वहाँ से जब हरिद्वार से वो जब निकलती है, मतलब गंगा जब हिमालय से निकलती है, तो फिर क्या होता है, तो वहाँ जो पत्थर रहते हैं वो क्या होते हैं, ढुरकते 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 वो नदियों तक चले आते हैं। और नदियों पे जब बालू निकाला जाता है
तो वो उसी बालू में वो पत्थर चले आते हैं, और जब हमारा मोरंग आता है घर पे गिरता है घर बनवाने के लिए, तो जब हम उसको चालते हैं तो जो पत्थर पा जाते हैं बढ़िया दुधिया कलर का, ठीक है, तो क्या करते हैं उसको कहते हैं महादेव बाबा है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, या दुधिया वाला या तो जो एकदम काला होगा लेकिन जो एक आकार ले लेता है, ठीक है। तो व्यक्ति तो ऐसे ही बनता है ना, गलतियां करते, ठोकर खाते, प्रश्न गलत करते, मतलब, लेकिन जो लगा रहता है वही महादेव बनता है। और जो पत्थर टूट जाता है वो क्या होता है, वो पिस जाता है, वो मोरंग बन जाता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, जब वो सब बनाते हैं तो फर्श वर्श उसमें डाल के खून देते हैं, फिर बढ़िया का पत्थर निकाल के क्या करते हैं, तुलसी माइक लगे रखते हैं, रोज वो पानियों पियावा जाते हैं, ठीक है, मौके मौके दूधों पिए पाए जाते हैं। तो मतलब वही जो संघर्ष करता है वही पत्थर महादेव बनता है, ठीक है। तो आदमी भी सफलता असफलता दोनों का वो है, जो संघर्ष करता है वो आगे जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जो छोड़ देता है वो, इसलिए छोड़ना नहीं है, डोंट गिव अप, ठीक है, लगे रहो। चलिए कोई बात नहीं। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कैसे हो गया था ये। हाँ, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा। छत्तीसगढ़ी आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 में आया था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती, कौरवी नहीं आती, बुंदेली कौन नहीं आती? छत्तीसगढ़ी नहीं आती। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? 5 हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? अब देखिए 6 हैं, लेकिन इसमें 3, 4, 5, 2 दिया है तो क्या करेंगे, 5 लगाओ। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। हाँ, क्योंकि अवध या ABCD आप जान ही रहे थे, ABC तो पता था पूर्वी का, कन्नौजी नहीं है यही, ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का रहता है यहाँ से, और सबसे आसान, ठीक है। अगर आपने कायदे से पढ़ लिया तो भाषा विज्ञान तो मुझे लगता है इससे आसान टॉपिक कोई है नहीं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो इससे कठिन भी कोई नहीं है, ये भी है। कन्फ्यूजन अगर बना रहा तो उसी फिर लटके रहेंगे, लेकिन इस तरीके से कोड वोड करके बताया गया कि मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टूडेंट को समस्या इस पर आएगी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? फिर लो 2013 PGT। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी। कन्नौजी हिंदी किस भाषा की बोली है रूपा? खड़ी की है, पूर्वी का, पश्चिमी कितने बताओ? पश्चिमी का। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ब्रज, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन नहीं है? ब्रज, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी नहीं है, बघेली नहीं है, अवध, कोडवा वही तुरंत दिमाग में दौड़ाई, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। हाँ, यही गलत है, चूँकि भोजपुरी इसकी है, बिहारी हिंदी की। हाँ, खट से पकड़ लो, अब आगे बहुत टेंशन ले की जरूरत ना है। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्रों के साथ सुमेलित करिए। अवधी के आगे मथुरा दिया है, ब्रज के आगे बनारस दिया है, भोजपुरी के आगे मुंगेर दिया है, और मैथिली के आगे शाहाबाद दिया है। अब आइए चलते मिलाते। अब अवधी जो है, अवधी किसके उसके क्षेत्र में जो बोली जाती है? तो देखिए, अब हम ऐसे बोलते हैं, अभी आप निकाल लीजिएगा। अवधी इलाहाबाद में बोली जाएगी कि मथुरा में, कि बनारस में, कि मुंगेर में? ठीक है। अवधी कहाँ बोली जाएगी? इलाहाबाद, आधुनिक जो प्रयागराज है। ब्रज कहाँ बोली जाएगी? मथुरा में, मुंगेर में। इलाहाबाद अब खत्म हो गया। देखिए ऐसे विचार करिए, इलाहाबाद अब निकाल दीजिए। अब 3 बचा है, मथुरा, बनारस, मुंगेर। मथुरा में बोली जाती, कोई दिक्कत नहीं। अब मथुरा और इलाहाबाद दोनों निकल गया। अब भोजपुरी किस में बोली जाती? बनारस और मुंगेर। भोजपुरी बनारस में। अब जब बनारस में बोली जाती है तो एक ठो बचा, तो एक ठो जब बचा, एक ठो हरो बचा, ठीक है। तो क्या होगा? सीधे सीधे जो है मैथिली मुंगेर आ जाएगा। तो यही क्रम हो जाएगा। अब इसमें क्रम जो है वो डी वाला होगा फिलहाल।
खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईसा पूर्व के आसपास, 500 ईसा पूर्व के आसपास। सर 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है महेंद्र जी? कॉन्सेप्ट क्लियर है? 1000 ईस्वी के आसपास है? जी सही। ठीक है। हाँ, 1000 के बाद से फिर यार, क्योंकि आदिकाल कब से शुरू हो रहा है? सर ईस्वी में। ईस्वी। 1000 से ना, जी सर। और विक्रमी संवत से 1050। 1050 से ना, 1050 से शुरू हो रहा है। चलो भैया, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से, 85 से, सौरसैनी से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, निम्नलिखित भाषाओं निम्नलिखित, अच्छा मतलब अब तो ये जान ही रहे हैं कि किससे की कौन की उत्पत्ति हुई, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, तो नहीं तो डिस्क्राइब कर देता, क्योंकि पढ़ाई दिया हूँ तो क्या मतलब है व्याख्या बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ाने की। तो आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी का, गुजराती का, पंजाबी का, बंगाली का, एलटी ग्रेड में आया है। राजस्थानी का। किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची से है? ठीक है, तो ये राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। हाँ, पंजाबी के साथ हाँ लहंगा पहने दौड़ रहा था। ठीक है, पंजाबी और लहदा। ठीक है, ये हाँ ये पैसाची से है। ठीक है, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली कौन नहीं है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस से हुआ है? ब्राचट से, पैसाची से, मागधी से, अर्धमागधी से। ठीक है, ब्राचट से। अब देखिए, मैंने जो वहाँ बताया था आपको, वो मैंने ये बताया था कि ये जो सिंधी है ये भी किसके तहत आ रही है? मैंने बताया था कि ये भी जो है पैसाची के तहत आ रही है ना। तो ये बात वहाँ जिक्र किया था, लेकिन वो किसी विद्वान के अनुसार था। किसके अनुसार था? इसी पे आपका कमेंट आया था, मुझे याद आ रहा है, संतोष जी। तो वो भोलानाथ तिवारी के अकॉर्डिंग था। यहाँ किसी तिवारी या किसी मिश्रा या किसी दुबे या किसी चौबे, छब्बे, चौधरी, यादव, ठीक है, भूमिहार, मतलब किसी के हिसाब से नहीं दिया है। यहाँ सर्वमान्य के हिसाब से दिया है ना, नॉर्मल के हिसाब से दिया है। तो नॉर्मल के हिसाब से, तो नॉर्मली जो है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के ब्राचट से दिया। ठीक है, पैसाची विकल्प में दिया है, लेकिन जो है नॉर्मल तरीके से पूछा है, स्पेशलाइजेशन नहीं किया। अगर भोलानाथ तिवारी का दे देगा तब क्या करेंगे? हाँ, तो पिशाच को भोलानाथ के पीछे लगा दीजिएगा। ठीक है, लहंगा पहन के। हाँ, पंजाबी पिशाच किसके पीछे दौड़ रहा है? भोलानाथ तिवारी के पीछे। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी के पीछे नहीं दौड़ेगा, वो लोग मंत्र तो जानते हैं। ठीक है, फूंक देंगे भाग जाएगा, पकड़ेगा वाल्मीकि जैसे लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मजाक में कर रहा हूँ, पूर्वी नहीं तो इनको पकड़ लेगा। ठीक है, हमको भी पकड़ सकता है, ऐसा नहीं क्या। हालांकि मैं इसीलिए जो है आजकल पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया? टेंशन कोई ना लेगा, मतलब ऐसे ही। ठीक है, हाँ, थोड़ा भाषा विज्ञान कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा मजाक भी होता रहे, हंसते रहे। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? किससे? अर्धमागधी से। कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली कौन सी है? ठीक है, तो कौन है? खड़ी बोली। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, मैंने बताया था कि एकदम बिल्कुल लाठी मारते हैं उधर वाले, मेरठ और बिजनौर वाले ऐसे बोलेंगे तो कहाँ जा रहा है, तेरे को बहुत मारेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे हम लोग बोलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है सौरसैनी से, अर्धमागधी से, मागधी से, पैसाची से, जीआईसी प्रवक्ता 2012 में, 15 में, 17 में। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। कई बार पूछा है, सुपरहिट क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ठीक है, ब्रज से कि अवधी से कि दक्षिणी से कि अपभ्रंश से? खड़ी बोली का अपभ्रंश।
बताइए। अपरंत से। अपभ्रंश से हुआ ना, नॉर्मल से। जी सर। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के लिए दिल्ली केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता का है। ठीक है। इस तरह से। हाँ, हिंदी दिल्ली व मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? ब्रज है, पंजाबी है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली। केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता का खड़ी बोली। ठीक है, दिल्ली उल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो बिहारी मागधी सौरसेनी अर्धमागधी किससे हुआ है? बिहारी। बिहारी मागधी से। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, सौरसेनी, पैसाची। सौरसेनी। इतनी बार वही प्रश्न पूछा है, मतलब मिला के क्या करें। ठीक है, जल्दी जल्दी करा देते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी है, कोई दिक्कत नहीं ना। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से। पश्चिमी से, कोई दिक्कत। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, गेर बदल रहे हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली। हाँ, खड़ी बोली को। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, छत्तीसगढ़ी, बघेड़ी, बुंदेली, मगही। ठीक है, बिहार में गाना बहुत चर्चित है, खाई के मगहिया के पान। खाई के पान बना थोड़ा दूसरा है। ठीक है, वो तो खाई के मगहिया के पान हे संजय हमारा, अब आगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो भैया किसके है? बिहारी की, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीटी 2004 में, यूपी एलटी 2018 में। ठीक है, पूछा गया है। तो मगही किसकी है? बिहारी की है। और पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? बराचट से, खस से, किससे हुआ है? अर्धमागधी का। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा है उड़िया, बंगाली, मराठी, बंगला। सर उड़िया है? बताइए। उड़िया कौन नहीं है यार? अच्छा नहीं है, एक बार फिर से बोल दीजिए सर। हाँ, बहुत सही पकड़े हैं ना। वही तो मैं देखिए, मैं प्रश्नों गलत पढ़ दिया, तभी मैं विकल्पों पे रुक गया। मगर है कैसे, कहाँ से? ठीक है, तो हाँ, प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उड़िया, असमिया, बंगला जो है ये पूर्वी का है ना, ये प्राच्य वाले के तहत आता है। ठीक है, तो बाकी जो है मराठी जो है वो दक्षिणात्य में अंतर्गत आता है। चलिए यार, बिहार की राजधानी पटना में किस बिहारी बोली का क्षेत्र है? बहुत ये तेजी से 2011 पूछा था। मैथिली का, भोजपुरी का, मगही का, अंगिका का। मैंने बताया था मगही का। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो पटना जो था ना, मगध जो था उस समय का, वही पटना है आजकल। ठीक है, इसमें हजारीबाग, मुंगेर, पलामू और भागल वगल पुराते हैं। ठीक है, मुंगेर वही जहाँ मुंगेर का सिमरिया गांव, जहाँ वो जन्मे थे। कौन? मुंगेर सिमरिया में कौन जन्मा था? दिनकर। चलिए, कोई बात नहीं। तो दिनकर के यहाँ मगही बोली जाती थी। ये भी ऐसे पूछ ले कि कभी दिनकर के जन्म स्थान पर कौन सी बोली जाती थी। हालांकि इतना टिपिकल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मगही पटना में बोली जाती है। ठीक है, नीतीश बाबू के पटना में क्या बोली जाती है? मगही। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत का, पाली का, प्राकृत का, अपभ्रंश का? बढ़िया क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं, यही क्लास है, यही है तो। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? बताइए। यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो डेवलप होती है, तो मतलब उसके पूर्व, जस्ट पूर्व सीधा विकास हुआ है संस्कृत का। फिर संस्कृत से पाली आया है, पाली से प्राकृत आया है, प्राकृत से फिर अपभ्रंश आया है। ठीक है, अब इसमें विकल्प में देख लो, अगर अवट दिया होता तो अवट हो जाता। आपके विकल्प में क्या है? अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली, ब्रजभाषा। क्या है? अपभ्रंश है ना, तो अपभ्रंश ही माना जाएगा ना। हेलमेट उतार दीजिए, बढ़िया से बैठिए इत्मीनान से।
हाँ, तो अगला है प्रश्न है कि ये पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ, ये हो ही गया ना। फिर है पाली किस धर्म की भाषा है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से, उर्दू से, ठीक है। कहाँ से आए हैं हिंदी वाले, संस्कृत से। हिंदी किसकी बिटिया है, संस्कृत की। हाँ संस्कृत से है, तो क्लियर है, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, हाँ भारोपी परिवार की, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न पूछा था 2011 में। अब देखिए, बनारसी किसकी उपबोली है, बुंदेली की, छत्तीसगढ़ी की, बघेली की, कन्नौजी की, ठीक है, बताइए। ये प्रश्न जो है इसका उत्तर साइलेंट कर दिया है आयोग ने, ये क्वेश्चन निकाल दिया था, ठीक है। बनारसी उपबोली वाली किसी की है वह नहीं, इसको बनाफरी कहना चाहिए था। अब बनाफरी जब देता तो यहाँ पे क्या विकल्प के हिसाब से बुंदेली हो जाता, ठीक है। ये चूँकि गलत वही कर दिया। कैसे उस बार बहुत हम लोग तो आयोग में गए थे वो देने के लिए, ना 2016 वाला कौन सा पेपर था जिसमें 42-43 क्वेश्चन में गलतियाँ किया था, ठीक है। हार की जीत को घर की जीत कर दिया था, ऐसे सब तमाम गलतियाँ था, 11 का था। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तमाम ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो वर्तनी त्रुटि हो जाए, कि हिंदी में अक्षम है वर्तनी त्रुटि, लेकिन पता नहीं कैसे एक्सपर्ट रहते हैं, कैसे क्या करते हैं कि मतलब इतना गलतियाँ कर देते हैं। हिंदी में तो बिंदी का बड़ा महत्व होता है, लेकिन उन्होंने इतनी गलती कर देते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, अर्धमागधी से, मागधी से, सौरसैनी से, ब्राचट से, मागधी से। इनमें से कौन गलत है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। दूसरा है रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। तीसरा है बोली दैनंदिन व्यवहारिक होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। अगला है विभाषा बोली का विकसित रूप है। कौन गलत है, ठीक है। फिर से सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 15 में। पहला ऑप्शन है विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो विकास की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से जो बोली का रूप है वो भाषा छोटा होता ना। बोली तो वही होती है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली होती है। भाषा की बोली की यही परिभाषा है, तो ये सही ही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यही गलत है कि रूप रचना की दृष्टि से जो है बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती, ठीक है, वो अंशतः विकसित होती है, ठीक है। बोली दैनंदिन व्यवहारित होने वाली घरेलू अभिव्यक्त का माध्यम है, बिल्कुल माध्यम है, रोज हम घरेलू में बोलिए से तो बोलते हैं। विभाषा बोली का विकसित रूप है, बिल्कुल विकसित रूप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यही बी गलत हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है। हमने जो टेस्ट पेपर बनाया है कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके सामने आएगा जल्द ही, ठीक है। हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं, 2, 4, 3, 5? चलिए, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा में सम्मिलित नहीं है। बघेली, ब्रज, मांगरू, खड़ी बोली, बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेपाली, गढ़वाली, लहदा, ब्रज, बताइए कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो मध्य पहाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन छँटनी पद्धति अपनाइए। छँटनी पद्धति कैसे अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ब्रज तो होगा नहीं, क्योंकि ब्रज तो पश्चिम में बोली जाती, पहाड़ों कहाँ इसका कोई संबंध है। लहदा और पंजाबी करीब करीब की बात है, सिंधी, लहदा, पंजाबी, तो वो भी नहीं पहाड़ पे जाएगा। पहाड़ पे अगर जाएगा तो नेपाली और गढ़वाली जाएगा, ठीक है।
तो अब इसमें कौन सी मध्य पहाड़ी हिंदी की, जब हिंदी दे दिया तो नेपाली कोई बातें नहीं होगा, क्योंकि नेपाली तो अपनी अलग ही भाषा है, दूसरे देश की भाषा है। तो बच कौन रहा है? गढ़वाली बचा ना, तो गढ़वाली लगा दीजिए। कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग की बत्ती जली कि मतलब छटनी पद्धति अपनाना चाहिए। यहाँ रटने वाला दिमाग नहीं काम करेगा, यहाँ सोचने वाला मन काम करेगा। विचार करिए कि कौन नहीं है, पहले नहीं छाट लीजिए। जब ऐसी स्थिति आए 2 ठो पहले निकाल दीजिए, फिर 2 ठो में विचार करिए, 2 में विचार करिए, फिर उस पर पुनर्विचार करिए कि नेपाली सर जी पढ़ाए नहीं, नेपाली तो हमारे देश में बोली नहीं जाती, नेपाल अलग देश है। अच्छा, गढ़वाली यही हो सकती है। अब अगर इसमें कुमायूनी दे देता और गढ़वाली दे देता तब मामला ज़्यादा जटिल हो जाता। तब फिर आप 2020 में तब यहाँ भाग गया आपका काम करता कि आप कुमायूनी लगाते गढ़वाली। लेकिन अब कुमायूनी गढ़वाली दोनों मध्य पहाड़ी का है, तो एक ऑप्शन और निकाल सकता था, तीसरा ऑप्शन दे देता दोनों, तब दोनों को मार देते। तो ये टेक्निक होता है प्रश्न को हल करने का। ठीक है, ये टेक्निक सीख गए तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मेवाती राजस्थान की है, मेव जाति द्वारा जो बोली जाती है ना। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पूर्वी की है। छत्तीसगढ़ी की बोली है? पूर्वी की है। बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बस पूर्वी। मालवी, मालवी राजस्थान। पंवारी इनमें से किस बोली संबंधित है? ब्रज, खड़ी, बुंदेली, अवधी। पंवारी, GIC प्रवक्ता 2017। पंवारी बताइए, ब्रज में पंवारी है, खड़ी बोली में है, अवधी में नहीं है, तो किस में होगा? बुंदेली में होगा। देखिए, इसको छटनी पद्धति से हमने कराया ना। ब्रज में कहूँ पंवारा और पंवारी वारी नाम आया है कहीं? नहीं आया है। अवधि में भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। जितनी बातें आपने पढ़ा उसमें ऐसे कोई बात तो किए नहीं थे। अच्छा, खड़ी बोली में वैसी कोई बात नहीं किए थे, खड़ी वाली बात किए थे। लेकिन बुंदेली जो है, अब आप बुंदेली मार सकते हैं, अब बुंदेली है भी। ठीक है, बुंदेली जो है, बुंदेली हिंदी की जो बोली है, जिसमें पंवारी, भदौरी, राठौती इत्यादि बोलियां हैं। पंवारी, भदौरी और राठौती। बांगरू किस उपभाषा की ऊपर की बोलियां हैं? बांगरू पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। बांगरू है? हाँ, मतलब आप बहुत निकट पहुंच गई। वो बच्चे को नहीं पूछ रहा है, बच्चे के अब्बा को पूछ रहा है ना। मतलब किसके तहत है? पश्चिमी के तहत है। ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, पहाड़ी दिया है। अगर इसमें उस तरह से दे देता राजस्थानी, मतलब उस तरीके से, मतलब ना बांगरू हरियाणवी को कहते हैं ना। अगर हरियाणवी दे देता, खड़ी बोली देता, ब्रज दे देता, तब एक जनरेशन आगे पूछता। ये तो बच्चे के पापा पूछ रहा है, आप बच्चे का नाम ले रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे ना मेरी भाव? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। कभी कभी ऐसे होता है, आदमी ज़्यादा सोच लेता, ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, गड़बड़ा जाता है। हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, पश्चिमोत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागर अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। पश्चिमोत्तरी सौरसैनी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, पहाड़ी का। ठीक है, हमने बताया अभी पूर्वी का। ठीक है, ने वो बहुत कम आता है। जैसे राम ने खाया नहीं, राम खाया ना। गीता ने गाना गाया नहीं। ठीक है, गीता ने, जैसे गीता गाना गाई, ऐसे करके मतलब कहने का मतलब ने का कम होता, लोप हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? फिर वही बात है, अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता।
ठीक है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? फिर वही प्रश्न कई बार पूछा है। इसको मतलब जाने रहो, ने का प्रयोग किसमें नहीं होता? अवधि में नहीं होता। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित बोलियों में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग, उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है, मतलब मैं की जगह हम कहते हैं। ठीक है। किसमें? ब्रज में, अवधि में, बांगरू में, खड़ी बोली में। है? जैसे मेरे मामा, हमारे मामा, हमरे मामा, अवधि में होता है। अवधि में पकड़ ले गए। ठीक है। क्योंकि मेरे मामा कम वहाँ कहते हैं, मेरे सब, मेरे तेरे, मेरे को तेरे को ये ब्रज में कहते हैं, उसमें कहते खड़ी में कहते हैं। हैं, खड़ी में ज़्यादा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं की जगह हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और हम कहीं ना, हम लोग लखनऊ के नवाब है ना, अवध क्षेत्र ये जो है, हम लोग लखनऊ नवाब है। हम कभी तुम नहीं कहते और अपने को मैं नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हम हैं जानी। ठीक है। तो और आप कहते हैं पहले आप में चाय ठंडी हो जाती कभी कभी ना, होता कि नहीं? हाँ, हम लोग लखनऊ नवाब हैं। पहले आप में चाय ठंडी हो जाती है, मच्छी गिर जाए लेकिन चाय नहीं पीते। ठीक है। उसके बाद भले दूसरा बनवाना पड़ जाए। तो ये चीज़ जो है ब्रज के, ये अवध के अंदर है। ये भाषा में जो एक कहते हैं कि यूँ कह सकते हैं, हम भाषा में एक तरीके से ठसक, ये नवाबीपन जो है, ये अदा, ये शौकत, ये मतलब अवधि में है। ठीक है। तो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैं कम करते हैं। मैं कहाँ करते हैं? खड़ी वाली मैं ज़्यादा करते हैं। ठीक है। दिल्ली वाले बतियाओ, मैं हर बात में मैं करते हैं। मैं भी नहीं कहते काजिल, मैं ठीक है ना, बगरा बोल रहा है। और यहाँ तो हम कहते हैं। अब और स्तर पे आएंगे तो हमारे कहेंगे, अब और स्तर पे आएंगे हमार कहेंगे। ठीक है। हमार में भावतार जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ठीक है। ई असली जो है यहाँ का देहात का वो है। ठीक है। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग सोच रहे हैं। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधि वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एलटी पूछा था। बुंदेली भविष्यत कालिक, गैल भैल भोजपुरी, हाँ गए कि रूपा गयल। ठीक है। ठीक है। फलाने के शादी भयल। ठीक है। मतलब आयल, गयल, भयल, इस तरह का तो कार्य हो चुका है, भूतकालिक है। ठीक है। अच्छा, अइहे जई है, अवधि का वर्तमान कालिक है। ठीक है। हाँ, है अवधि का। चलिए, निम्नलिखित ध्वनियों के संयोग से किस शब्द का निर्माण होता है उसे रूप कहते हैं। उन्हें कहते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम, इंटीग्रेट, स्वनिम। हाँ, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। ठीक है। स्वनिम। और एक्चुअली क्या है कि स्वनिम जो भाषा के जो प्रमुख 4 तत्व होते हैं, ध्वनि होता है, पद होता है, वाक्य होता है, अर्थ होता है। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। और भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि भाषा विज्ञान में ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वनिम। ठीक है। हाँ, फोनेटिक करके एक शब्द इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना है। ठीक है। जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, उपादान, संवहन, ग्रहण। इसी तरह ध्वनि के 4 गुण माने जाते हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। ठीक है। हालांकि इतना टिपिकल क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा। स्वनिम के 2 भेद हैं, खंड यानी सेगमेंट और खंडेतर, सुपर सेगमेंट। ठीक है। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं उन्हें खंड ध्वनि कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित करते हैं खंड ध्वनि। और अखंड ध्वनि के 2 भेद होते हैं,
ठीक है, स्वर और व्यंजन। और जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके 5 होते हैं: दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात और अनुतान संगम। ठीक है, अनुतान यानी जब किसी चीज़ को खींच के कहते हैं, और बलाघात यानी किसी चीज़ पर जोर मारते हैं। ठीक है, रूपा ही वह लड़की है, रूपा ही वह लड़की है जो कल नहीं आई थी। तो क्या कर रहे हैं? बलाघात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये किसका? बलाघात का है, जिस पे जोर दिया जाए, बल का आघात किया जाए। ठीक है, अनुतान खींच दिया जाए। तो गाना वाना गाते तो क्या करते हैं? अनुतान करते हैं ना, खींचते हैं। ठीक है, ठीक है। और संगम मतलब मेल होता है। अनुनासिकता मतलब नाक का, ये सब जान ही रहे आपने। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? देखिए, का, अड़ा, ना, म। ना नहीं, ड़ा नहीं है। ठीक है, ड़ा नहीं है। जैसे करण हम कहना है तो करण कहेंगे, कुंभकर्ण नहीं कहेंगे। ठीक है, अवधि वाले क्या कहेंगे? दादी वादी आपकी कुंभकर्ण कहेंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, राजस्थानी वाले में ड़ा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ ड़ा की जगह ना का, हालांकि करण भी कहते हैं करण, लेकिन जब कुंभकर्ण हम बोलेंगे तो वहाँ हम खड़ी बोली का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वही हम कुंभकर्ण कह दें, ठीक है, तो समझ लो अवधि का पुट वहाँ मिल रहा है। और प्रतिभा मैडम जो ये कह रही हैं कि ना का बात कर रही है, तो वो ने है, ने यहाँ नहीं पाया जाता। समझ गए ना? कन्फ्यूजन दूर हुआ ना? चलिए, अच्छी बात है। आगे है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? ठीक है, युग्मक ध्वनि है, क्योंकि 2 बार ना आया है। प्रसन्नता युग्मक ध्वनि है। ठीक है। संपृक्त ध्वनि जो है क्या होता है तो बता देते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अक्षुण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता। और जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों में संयुक्त होती है तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, एक सम, इसमें जो माँ है वो सा के साथ भी आ रहा है, बा के साथ भी, तो वो कैसा हो गया? वो संपृक्त ध्वनि हो गया। जैसे कंपन, कम, तो का के साथ भी माँ आ रहा है और पा के साथ भी, तो वो क्या हो गया? ये हो गया संपृक्त ध्वनि। ठीक है, पीजीटी 2005 में पूछा है। हमको लगता है किसी भाषा विज्ञान के प्रोफेसर ने इस पेपर को बनाया है, इस स्तर का लिया है क्वेश्चन। ठीक है, या रिसर्च किया होगा इस पर, इस तरह का व्यक्ति ने बनाया है। यहाँ पर सा और बा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि तथा का और पा ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है। 2 या से 2 अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। प्राणघात, कलांत, म्लांत, प्रत्कर्ष इत्यादि संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में होती है। अब एक प्रश्न बन सकता है, संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर मिलती हैं तद्भव शब्दों में, तत्सम शब्दों में, देशज शब्दों में, विदेशज शब्दों में। कहाँ मिलती है? तत्सम शब्दों में। ठीक है, चलिए आगे। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, पुलुत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों। सही बताइए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ठीक है अनीता जी, ठीक है आगे चलते हैं। सब जान ही रहे हो, ह्रस्व ह्रस्व बताने की जरूरत है नहीं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, ह्रस्व, अनुस्वार, प्लुत। डायट प्रवक्ता 2014। मात्रा, हाँ मतलब स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है, ठीक है, वो क्या है? वो मात्रा कहलाता है। ठीक है, मात्रा। आगे चलते हैं। सही कथन चुनिए। या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है, बिल्कुल गलत। गलत है ना? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, बिल्कुल गलत। तो सही कथन पहले है, पहला चुन लियो। ठीक है, आगे चलें।
इनमें से अंतस्थ वर्ण है, वाल्मीकि बताइए, या है कि ता है कि ए है कि औ है? ये ऐसी प्रवक्ता 2015 में इतना हलवा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अंतस्थ क्या है? निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? ता, या, पा, सा। नवोदय विद्यालय 2019 प्रवक्ता में। ठीक है, ये व्याकरण के तहत समझ लीजिए क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, अब आप भाषा विज्ञान में भी रख सकते हैं, व्याकरण में भी रख सकते हैं, जहाँ जोड़ना चाहे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो भाषा विज्ञान है उसमें मानक हिंदी व्याकरण की बात की जाती है, जो हमारा वर्णमाला है उसकी बात की जाती है। लेकिन जब हमने व्याकरण में वर्णमाला को पढ़ाया तो यहाँ पे वर्णमाला को छोड़ दिया जा रहा है ना, तो ये दोनों तहत आता है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? या, बा, रा, ला। बा नहीं है। कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा, या। या स्पर्श नहीं तो क्या है? हाँ, मतलब ये जानिए कि अगर स्पर्श नहीं है तो है क्या। ठीक है, और नहीं है तो है क्या, और अगर है तो क्यों है। इतनी चीज़ें ये कॉन्सेप्ट का क्लियर होना कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य पर्ण के अनुसार व्यंजनों कितने भेद माने हैं? 3, 5, 4, 2। ठीक है, तो भैया वाह्य पर्ण के आधार पर 2 भेद माने हैं। ठीक है, हाँ, इन्होंने हिंदी व्याकरण पुस्तक लिखा है और वाह्य पर्ण के आधार पर 2 भेद माने हैं। कौन बताएगा? है? नहीं, वाह्य प्रयत्न के आधार पर। अल्प प्राण महाप्राण। चलिए, निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? ठीक, का, खा, यारा, चज, टट। बताओ। का खा माने करा और खा। सबसे पहले हमको पढ़ाया जाता का खा, यानी करो तब खाओ, हराम न खाओ। ठीक है, करो खाओ गाओ, का खा गा। का खा गा मतलब का हो गया? का से करो, खा से खाओ, गा से गाओ, मतलब मस्त रहो, और घा से घर जाओ। ठीक है, घर जाओ ना, घर में झगड़ा ना करो। तीसरा करो, का से करो, खा से खाओ। लिख रही हो क्या इसको? गा से गाओ। ठीक है, और घा से घर में झगड़ा न करो। अंगा, अब अंगा उंगा कायदे से पहनो, अंगा उंगा आधा ना पहनो, बढ़िया से पहनो। ठीक है, और चा से है, चाचा चाची से मिल के रहो। और छा से हाँ, छोटे बच्चों को प्रेम करो। जानू में जाओ, हैं? जा से हाँ, जब तक जिंदा रहो उपयुक्त सारी क्रियाएं करो। और झा से व्याख्या अपने साथ कर सकते हैं, जा से जानकार हो, और झा से झगड़ा मत करो। झा से इया से, इया माने कुछ ना। चलिए कोई बात नहीं। उच्चारण के स्थान पर इया, देखिए आ भी गया, मतलब जो मन में रहता है वो आ ही जाता है। उच्चारण के स्थान पर इया व्यंजन है, तालप है, मूर्धन है, कंठ है, ओष्ठ है। एलटी ग्रेड में आया था। है इचु ऐसा नाम तालब है ना, बिल्कुल। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं चा, छा, जा, झा। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, कौन होगा? पपा, बाबा, तथा, दधा, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है। वाह क्या है? दंत है, दंतोष्ट है, कंठ तालव्य है, तालव्य है। हाँ, बताया थे, दांत पे लगा लिए, ओठ पे। वकारस से दंतोष्ठो, उल्टी वही कहाँ लग गई? दांत मुंह पे। वकारस से दंतोष्ठो। हाँ, तो दंतोष्ठ है वाह, कोई दिक्कत है नहीं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? फिर वही बात, मान नहीं रहा है, बार बार पूछ रहा है। जैसी प्रवक्ता 12 पूछा, आश्रम पद्धति 9 में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? ठीक है, चा, पा, ला, हा। चा, कोई दिक्कत? कैसे निकला? ऐसा नाम तालु। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य, वर्त। छा तालव्य कैसे?
इच ऐसा नाम तालु, चूँकि चाचा जजा वाले में आ जाता है। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ आ भा था जा, भा बिल्कुल, हाँ भा भी कहे तो ओठ ज़्यादा का होता है, चपकत है, ठीक है। भा भाई देखो भा, ऐसे मतलब याद करने का तरीका हम लोग ये ना सोचिएगा, ठीक है। भा से, भा क्या है, ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है। चलिए आगे चलते हैं। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, मूर्धन्य तालव्य दंत ओष्ठ है, पा ओष्ठ है, ठीक है, ठीक है। उपपदमी नाना ओष्ठो, कितना तो क्या है, चलिए थोड़ा है कर देते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, चा में, पा में, भा में, मा में, चा में नहीं है ना, सब तालव्य है इसमें। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ठीक है, दा से दंत, दा से दांत, दा से दंत, जाने रहो। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, ढ़ा, अढ़ा वाला, पढ़ वाला, यही नहीं है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। उदयतो कंठोष्ठ, हाँ कंठोष्ठ है। हिंदी की शा है, शा शीला वाला सा, शा है, मूर्धन्य तालव्य है, तालव्य न। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, का, छा, ता, पा है। दंत ध्वनि कौन है, का है ना, हाँ। हिंदी की बा ध्वनि है, दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ जानते हैं। रा ढ़ा के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ध्यान से देखिएगा, सीरियस होकर। रा ढ़ा ढ़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ तथा मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है, दोनों महाप्राण है। ये मूर्धन्य उच्छिप्त है, ठीक है, रा ढ़ा उच्छिप्त। क्लियर हुआ। ये परोक्तम, इसमें एलटी ग्रेड में पूछा गया, एलटी ग्रेड का पेपर स्टैंडर्ड था, इसीलिए 97, 98 सिलेक्शन हो गया, 100 तक जाते जाते, ठीक है। और माइनस मार्किंग भी था, जीएस में 30 में 30 करेक्ट चक्कर में चारों नहीं सही हुआ लोगों का, और ले डूबा इधर भी, तो ठीक है। जिसमें आनंद उनका सिलेक्शन हुआ है, उस वाले पेपर में पूछा है। हिंदी की अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, आ, ई, आ, ए, बताइए। हाँ, जैसे प्रवक्ता 2012। अग्रवृत्ताकार समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, अग्र भी है और उसके बाद समृद्ध भी है। आ बोल रहे हैं तो समृद्ध नहीं हो रहा है, तो ओठ मुंह जो है क्या हो जाए, ओठ गोलाकार हो जाए, ई, ई आगे से भी बोला जा रहा है, अग्र है और क्या है, समृद्ध है, ई। लेकिन आ या फिर ए, अ ये नहीं है, ठीक है। ये दूसरे हिसाब किताब में चला जा रहा है। आ जो है ये ह्रस्व है और अर्ध विपरीत है। आ जो है अ छोटा ह्रस्व है और ह्रस्व ये है पता है, और अर्ध विपरीत है। उसके बाद जो है बड़ा आ, ये दीर्घ है, आ दीर्घ है और विपरीत है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ए ये क्या है, स्पष्ट स्वर है, ठीक है। तो इस तरीके से है भैया। अगला देखिए, निम्न कौन सा स्वर समृद्ध है, ई, ठीक है, समृद्ध है ई। कितना टाइम हो गया, इनमें से कौन सा स्पष्ट स्वर है, आ, ई, आ, आ बड़ा आ। इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है, या, ला, मा, रा, या, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि सुमेलित है, गा अघोष, फा अल्पप्राण, सा ऊष्म, था सघोष। कौन सा सुमेलित है, गा अघोष, गा अघोष है, का खा गा, घोष की मिठाई 345 रुपये किलो, तो गा तो अघोष है नहीं, घोष है। फा अल्प प्राण, पा फा, पा फा, दूसरा वाला
ठीक है। दूसरा वाला महाप्राण होता है, जी सर। 24 वाला, ये भी नहीं है। सा उसमें है, सर। बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है का, खा, घा, धा। का सरल प्राण। का अल्प प्राण है। ठीक है। तो प्राण वाले से जरूर पूछता है, अल्प प्राण महाप्राण। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है? अंगा, या, रा, या। सूचक नहीं है, सॉरी, या। एलटी में ये भी पूछा है। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, शब्दों के समूह को। ठीक है। शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के अब व्यवस्थित। चूंकि वर्णों का व्यवस्थित समूह भी दे दिया, वर्णों का भी समूह दिया, तो अब जब उससे व्यवस्थित मिल गया तो फिर व्यवस्थित वाले पे लगाओ। अगर मान लीजिए दे देता वाक्यों के समूह को, तब इसमें क्या करते हैं? वर्णों के समूह ना, ये चीज़ें हैं। तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 33, 36, 40, 35। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हाँ, इसमें नागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, मसनवी, नागरी। आगे चलें। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? सबसे पीछे महेंद्र नाथ 343 बोला करिए, 43 थोड़ा पुराने जमाने हो गया। 343 सीधे सीधे दिया है, उसमें ए भी नहीं करके दिया है। ठीक है। अगला है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया? आप ही बताइए। 343 1, 343 2, 333 1, 334 1। होने में संविधान के अनुच्छेद 51 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। 351 में विकास संबंधी निर्देश। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार बढ़ाए? ठीक है। नवोदय पूछा गया है, ध्यान सुनिए। 46, 351, 343, 348 है। संघ का यह कर्तव्य होगा भाषा प्रचार प्रसार बढ़ाए? जी सर। आप विकास के लिए बात। अच्छा, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे? देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से, सिंधु से, ब्राह्मी से। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ कुटिल लिपि से, बढ़िया क्वेश्चन है, सेमेटिक लिपि से, गुरमुखी लिपि से, नेपाली लिपि से। प्राचीन नागरिक पहले कौन सी थी? सर कुटिल से। कुटिला थी ना, गुप्त लिपि, कुटिल और सिद्ध मातृका। हाँ। देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना और सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। सर्वाधिक वैज्ञानिक रूपा है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। चलो फिर से अब नहीं बोलेंगे, सर्वाधिक वैज्ञानिक है, उत्तर है बोलते, जब तक फिर से बोलेंगे तब तक उत्तर पूछेंगे। ठीक है। देवनागरी लिपि के विषय में सत्य नहीं है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। अगला है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, वर्णात्मक है, इसमें शिरोरेखा लगाई जाती है। ठीक है। कौन है? सत्य नहीं है। ठीक है, दुई ठो सत्य नहीं है इसमें। वास्तव में ये TGT 2011 में ये प्रश्न बाहर कर दिया था, बता रहे हैं, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यह सत्य नहीं है, और ये वर्णात्मक नहीं है, अक्षरात्मक है, मैंने साफ साफ लिखा है एकदम नोट। तो ये दोनों नहीं है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन बना के बेवकूफ़ बना देते हैं। क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की बैठक हुई, अध्यक्षता किसने किया? ठीक है। सुनिए पहले ध्यान से। राधा कृष्णन ने, ठीक है, उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने और तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने।
राधा कृष्ण हाँ, राधा कृष्णन। जल्दबाजी में उत्तर गलत हो रहा था ना। उत्तर प्रदेश की बात करते अरे उत्तर प्रदेश का पहले बतिया पूरा सुना करो ना, बतिया पूरा न सुन मत, झगड़ा पहले करने लगे तो पता लगे भले की बात कहा थी, तुरंत जो है तो बोल दे तो गड़बड़ हो जाए ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं गाँव में, हाँ, सोचते पहले दुश्मनी है, हो सकता है अगला आदमी उसके हक में बोल रहा हो, तुरंत प्रतिक्रिया दे देंगे, वो बेचारा हो सकता है आपके भले भले के लिए बोल रहा हो। ऐसा नहीं है, जो सही बोलने वाला आदमी वो सही बोलेगा। आपसे दुश्मनी है तो इसका मतलब थोड़ी आपके खिलाफ बोलेगा, ठीक है। हाँ, पंजाबी की लिपि है, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन है, गुरुमुखी है ना। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि कौन बनाया सर था? अंगद गुरु अंगद देव, ठीक है। चलिए, देवनागरी में आके 12 कड़ी का सुझाव किसने दिया? ठीक है, नरेंद्र देव, डॉक्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, काका कालेलकर। तो ठीक है, हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को हल किया, ठीक है। अब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय हिंदी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।